कहानी की शुरुआत एक युद्ध के मैदान से होती है, जहां एक ड्रैगन से लड़ने के लिए कुछ योद्धा उसके सामने खड़े होते हैं। ड्रैगन कहता है, तुम्हें सच में लगता है तुम जैसे इंसान मुझे हरा सकते हो? शैडो वर्ल्ड इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये इंसानों की दुनिया को काले धुएं में घेर लेता है। कोई नहीं जानता कि उस दुनिया में असल में होता क्या है। लेकिन जहां भी ये काला धुआं पहुंचता है, वहां एक भी चीज जिंदा नहीं बचती। अगर इंसान जिंदा रहना चाहते हैं, तो उन्हें इस परछाई की दुनिया पर कब्जा करना होगा। उन्हीं हीरोज में से एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो ड्रैगन से कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। ये सुनते ही ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और सीधा उन सब पर अटैक कर देता है। उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए राफेल अपनी शील्ड लेकर आगे आ जाता है, लेकिन अटैक उन तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि डेजिर ने अपने स्पेल से उसे रोका था। इसके बाद ड्रैगन दोबारा उन पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार भी डेजिर उसका अटैक कैंसिल कर देता है। डेजिर कहता है कि उसने ड्रैगन के मैजिक पैटर्न को एनालाइज कर लिया है और साथ ही उसके मैजिक को सील भी कर दिया है। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। जब ड्रैगन पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, तब राफेल को फाइनली चमकने का मौका मिलता है। वॉरियर्स और मेजेस मिलकर ड्रैगन पर पूरी ताकत से अटैक करते हैं। इसमें वो अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देते हैं। अजेस्ट भी ड्रैगन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ड्रैगन के हारते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। डेजिर भी चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब वो लोग वापस जा सकते थे। लेकिन शाम हो जाती है। ना ही क्लियर होने का कोई मैसेज आता है और ना ही अब तक वो वापस जा पाते हैं। डेजिर कहता है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे यकीन है हम जल्दी वापस जाएंगे। तब कोई कहता है, 15 करोड़ लोग उस ड्रैगन से लड़े थे और हम सिर्फ 6 बचे हैं। ये सुनकर डेजिर याद करता है कि इस लड़ाई में उसने कितने लोग खो दिए। तब सिला कहती है, हम अभी अभी जीते हैं। इस सब के बारे में सोचकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। वो राफेल की तारीफ करती है, क्योंकि उसने ड्रैगन का अटैक ब्लॉक किया था। राफेल कहता है, अरे नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया। हम सिर्फ डेजिर की वजह से जीत पाए हैं। राफेल बिल्कुल सच कह रहा था। अगर डेजिर न होता तो वो कभी नहीं जीत पाते। कोई पूछता है, तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम्हें कोई क्यों नहीं जानता? डेजिर जवाब देता है, इसलिए क्योंकि मैं एक कॉमन इंसान हूं। इसके बाद राफेल सबसे पूछता है, यहां से वापस जाने के बाद तुम लोग क्या करोगे? जॉड कहता है, हमें शैडो वर्ल्ड को दोबारा बनने से रोकना होगा। जब वो अजेस्ट से पूछता है, तो वो बस उसे घूरने लगती है, जैसे उसने उसके समोसे चुरा लिए हों। वहीं डेजिर एक लड़की को याद करता है जो इस लड़ाई में मारी गई थी। तभी ड्रैगन के अंदर से मैजिकल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जॉड कहता है, ये शायद ड्रैगन हार्ट की वजह से हो रहा है। ड्रैगन हार्ट सिर्फ ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि ड्रैगन के माना को भी स्टोर करता है। ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से माना कहीं जा नहीं पा रहा। मतलब यहां एक बड़ा धमाका होने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग एक शील्ड बना लेते हैं, लेकिन धमाका इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि शील्ड भी उसे नहीं रोक पाती। डेजिर भी अपनी पूरी पावर लगा देता है, लेकिन वो भी उस ब्लास्ट को नहीं रोक पाता। डेजिर सोचता है, क्या इतना सब कुछ करने के बाद हम यहीं मरने वाले हैं? लेकिन जैसे ही डेजिर की आंखें खुलती हैं, वो एक बिल्कुल अलग जगह पर होता है। एक लड़की स्टेज पर चढ़कर सबका हैब्रन एकेडमी में स्वागत करती है। ये वही एकेडमी होती है जिससे डेजिर ग्रेजुएट हुआ था। ब्रिजेट बताती है कि सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट होंगे। सिर्फ 600 स्टूडेंट्स ही इस एकेडमी को अटेंड कर पाएंगे। इस टेस्ट में उन्हें एक शैडो वर्ल्ड को पार करना होगा। ये शैडो वर्ल्ड सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया गया होता है और वो साल 3613 का एंट्रेंस एग्जाम शुरू करती है। साल सुनकर डेजिर समझ जाता है कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। ड्रैगन से उनकी लड़ाई साल 3616 में हुई थी। वो लड़ाई 10 सालों तक चली थी, जिसमें उन्होंने सब कुछ खो दिया था। अब डेजिर को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच में पास्ट में आ चुका है। तभी एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट लेडोरिया उसके सामने आती है। वही उसकी मेंटर होती है।
डेजर को याद आता है कि लेडोरिया एक जीनियस फायर मेज थी और एकेडमी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर थी। उसकी प्रोफाइल चेक करते वक्त लेडोरिया को पता चलता है कि डेजर एक कॉमनर है, मतलब अगर वो टेस्ट कंप्लीट भी कर लेता है तो भी उसे बेटा क्लास में ही भेजा जाएगा। एकेडमी में नोबल के बच्चे अल्फा क्लास में रखे जाते हैं और कॉमनर्स के बच्चे बेटा क्लास में। इसलिए अगर कॉमनर के पास टैलेंट भी हो तो भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। लेडोरिया उसे हॉल में लेकर जाती है जहां सभी स्टूडेंट्स फैसिलिटीज देखकर हैरान होते हैं। लेडोरिया कहती है, सब हैरान हैं, लेकिन तुम जरा भी हैरान नहीं लग रहे। डेजर जवाब देता है, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं हैरान हूं, बस मेरा चेहरा ही ऐसा है। इसके बाद लेडोरिया उसे टेस्ट के लिए ले जाने लगती है। तभी पीछे से एक स्टूडेंट लेडोरिया को नाम लेकर बुलाता है। वो पूछता है, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? लेडोरिया बताती है, ये एक घटिया नोबल है, इसका नाम एल्हाइम है। नाम सुनते ही डेजर को याद आता है कि एल्हाइम एक वाटर मेज है। एल्हाइम कहता है, बटलर, तू यहाँ क्या कर रही है? रास्ता भूल गई क्या? डेजर को याद आता है कि इसी बटलर ने उसे हराया था। ये सुनकर एल्हाइम चुप हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि डेजर एक कॉमनर है, वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, तुम जैसे कॉमनर को एग्जाम भी नहीं देना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। तभी सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। लेडोरिया गुस्से में डेजर से कहती है, अगर तुम एग्जाम में पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें चप्पल से दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। हॉल में पहुंचकर डेजर इधर उधर मुंह घुमाते हुए एक लड़की को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, इधर उधर मुंह घुमाते हुए तुम बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हो। डेजर पिलट कर देखता है और पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो लड़की रोमांटिका होती है। डेजर कसम खाता है कि इस बार उस हादसे को होने नहीं देगा। डेजर रोमांटिका को बुलाने लगता है, लेकिन इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वो उससे पूछने लगती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। डिजीर कहता है कि उसने उसका नाम स्क्रीन पर देखा था और वो दोनों एक ही टेस्टिंग ग्रुप में हैं। रोमांटिका उसे गुड लक बोलती है और वहां से चली जाती है। डिजीर सोचता है, तुम नहीं जानती तुम्हें खोने के बाद मेरा क्या हाल हो गया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा दोबारा होने नहीं दूंगा। इसके बाद लेटोरिया उसके पास आकर बताती है कि वो डी ग्रुप में है। वो समझाती है कि टेस्ट में उन्हें शैडो वर्ल्ड के अंदर रेस करनी होगी और ये रेस बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। अगर कोई ज्यादा इंजर्ड हो जाता है तो वो इजीली बाहर आ सकता है। डिजीर पूछता है, रेस में इंजर्ड कैसे हो सकते हैं? तभी वहां एलएम आता है और बताता है कि इस रेस में मैजिक और अटैक्स का यूज अलाउड है। इसका मतलब लोग इंजर्ड तो होंगे ही। उसके बाद वो उन्हें अपनी मेंटी से मिलवाता है। इस लड़की का नाम एस्टे है। वो एक मैजिक नाइट है। डिजीर उसे अच्छी तरह जानता था। वो एक आइस मैजिक नाइट है। साथ ही वो विजन मैजिक भी यूज करती है, जिसे इन्वर्स करना लगभग नामुमकिन होता है। फ्यूचर में वो डिजीर की सबसे पावरफुल और सबसे ट्रस्टेड कंपेनियन बनती है। तब कोई कहता है, क्या हुआ? उसे देखकर पहले ही हार मान ली क्या? ये कहकर वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। गुस्से में लिटोनिया डिजीर से कहती है, चाहे तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएं, इस टेस्ट को तुम्हें पास करना ही होगा। तभी सबके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें एंटर करते ही सब लोग शैडो वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अनाउंसर बताता है कि मैजिक और किसी भी अटैक का यूज अलाउड है। जो 3 लोग सबसे पहले गोल तक पहुंचेंगे वही पास होंगे, और अगर कोई ज्यादा डैमेज लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिजीर सोचता है, जब दुनिया खत्म हुई थी अजेस्ट भी मेरे साथ थी, क्या उसे भी सब कुछ याद है? तभी डिजीर हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अजेस्ट उसका नाम जानती है। लेकिन अजेस्ट कहती है कि उसने बस स्क्रीन पर देखा था। वो कहती है, तुम्हारा सर्कल सबसे लो है, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज एवरेज से भी कम है, तुम जैसे लोग यहां आते ही क्यों हो? लगता है तुम्हारी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है, तुम कब से मुझे घूर रहे हो। पर टेंशन मत लो, मैं वीक लोगों पर अटैक नहीं करती। डिजीर कहता है, ओह धन्यवाद मलिकाए हुस्न। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सबसे आगे अजेस्ट निकल जाती है, उसके पीछे बाकी सब होते हैं और बिल्कुल लास्ट में डिजीर और रोमांटिका होते हैं। रेस के दौरान रोमांटिका एक क्यूट से मॉन्स्टर को डरा देती है। वो तुरंत उससे माफी भी मांगती है। डिजीर कहता है, तुम अभी तक काफी सॉफ्ट हो। रोमांटिका पूछती है,
अभी तक का मतलब क्या है? कहीं तुम मेरे कोई लफंगे लुच्चे आशिक तो नहीं? चुपचाप अपनी रेस पर ध्यान दो। डिजीर सिर्फ हंसते हुए उससे माफी मांगता है। ये देखकर रोमांटिका और भी ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन तभी उनके सामने से एक अटैक आता है। टाइम पर डिजीर रोमांटिका को धक्का देकर बचा लेता है। रोमांटिका को बचाने के चक्कर में डिजीर खुद उस अटैक का शिकार हो जाता है। लेकिन इस बार रोमांटिका काउंटर अटैक करती है। वो उस अटैक को रोककर उस ओपोनेंट को हरा देती है। ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो लड़का डिस्क्वालीफाई हो जाता है। रोमांटिका डिजीर का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन डिजीर अभी भी वैसे ही स्माइल कर रहा होता है। इसी वजह से रोमांटिका और चढ़ जाती है। रोमांटिका चाहती थी कि अपनी असली एबिलिटीज बाद में यूज करे, लेकिन सिचुएशन देखकर वो अभी ही अपनी पावर्स यूज करने लगती है। दूसरी तरफ एकेडमी के सारे प्रोफेसर्स टेस्ट देख रहे होते हैं। मैजिक नाइट्स को देखकर सब काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन डिजीर को देखकर वो हंसने लगते हैं। ये एक कॉमनर है, इस बेचारे को मैजिक नाइट वाले ग्रुप में डाल दिया गया है, इसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। उधर अजेस्ट के पीछे भाग रहे 2 पार्टिसिपेंट्स पर तेज हवा का अटैक होता है। हवा इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि एक पेड़ उखड़कर उन पर गिर जाता है। इस वजह से वो दोनों टेस्ट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन अजेस्ट उस हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती जाती है। ये सारी पावर्स रोमांटिका की होती हैं। रोमांटिका कहती है, अब तो सिर्फ 3 ही बचे हैं, हम तीनों पास हो ही जाएंगे। फिर वो कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा कहूंगी? अब तुम्हारी बारी है, या तो खुद बाहर हो जाओ वरना बहुत दर्द होने वाला है। लेकिन धमकी के बाद भी डिजीर स्माइल करता रहता है। वो कहता है, मैं बाहर नहीं जाने वाला। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर रोमांटिका को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर अटैक करने की तैयारी कर लेती है। रोमांटिका पूरा अटैक कर देती है और सोचती है कि डिजीर अब डिस्क्वालीफाई हो ही जाएगा, लेकिन डिजीर बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है। डिजीर कहता है, तुम काफी कमाल की हो रोमांटिका, एक साथ इतने सारे सर्कल्स हैंडल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा फोकस स्पीड पर ज्यादा है, इसी वजह से तुम्हारा कंट्रोल वीक है। डायरेक्शन थोड़ा सा बदलते ही तुम्हारे अटैक्स मिस हो जाते हैं। ये सुनकर रोमांटिका और भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मुझे तुम जैसे इंसान से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, और फिर से डिजीर पर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार भी डिजीर सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करता है और उसके सारे अटैक्स डिजीर की जगह सीधे जमीन पर लग जाते हैं। ये सब देखकर रोमांटिका समझ जाती है कि डिजीर इनवर्स स्पेल का यूज कर रहा है, लेकिन आंखों से देखने के बाद भी उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इनवर्स स्पेल यूज करने के लिए कास्टर का लेवल रोमांटिका से भी ज्यादा होना चाहिए, और डिजीर तो सबसे लोएस्ट लेवल पर है। वो फिर से डिजीर पर अटैक करती है। इस बार डिजीर थोड़ा शो ऑफ करता है। वो अटैक को डिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देता है। रोमांटिका को यकीन नहीं होता कि उसका स्पेल इतनी आसानी से टूट गया। इसका मतलब ये था कि डिजीर की स्किल्स उससे भी ज्यादा हैं। रोमांटिका सोचती है, हमें जल्दी ये खत्म करना होगा, मुझे बाकी लोगों को भी निपटाना है। डिजीर को पास आता देखकर रोमांटिका पहले से भी बड़ा अटैक करती है, लेकिन इस बार भी डिजीर सारे स्पेल्स तोड़ देता है। डिजीर कहता है, तुम स्ट्रांग हो रोमांटिका, लेकिन तुम्हें और स्ट्रांग बनना होगा, वरना हमारा फ्यूचर कभी नहीं बदलेगा। वो उसके सारे मैजिक सर्कल्स डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने पैरों पर एक स्पेल कास्ट करता है। रोमांटिका तुरंत पहचान जाती है कि ये एक बेसिक स्पेल है, एक ऐसा स्पेल जो फ्रिक्शन को रिमूव करता है। रोमांटिका पूछती है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें शायद टेस्ट समझ ही नहीं आया। हमें अपने मैजिक स्किल्स को नहीं दिखाना है, बल्कि गोल पर पहले पहुंचना है। और इस दुनिया में चाहे हम जितना भी इंजर्ड हो जाएं, हम मरेंगे नहीं। अब रोमांटिका को समझ आ गया था कि ये शनकी आदमी क्या करने वाला है। वो अपने ऊपर फायर स्पेल यूज करता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ फेजिस्ट फिनिश लाइन तक पहुंचने वाली थी, लेकिन तभी उसे फेजिस्ट की स्पीड से पता चलता है कि वो उसे क्रॉस कर जाएगा। इसने आखिर रोमांटिका को हराया कैसे? जो भी हो, मैं इसे आगे नहीं जाने दे सकती। वो एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करती है और डेसर पर अटैक कर देती है, लेकिन डेसर उसके अटैक्स को एनालाइज करने लगता है। इस प्रोसेस में वो उसके मैजिक सर्कल्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, पर इससे पहले कि वो सब कुछ कंट्रोल करता, वो उस पर अटैक कर देती है। बाकी के एरोस का यूज करके डेसर उसके सभी अटैक्स की डायरेक्शन बदल देता है। इसके बाद एजिस्ट इतनी तेज अटैक करती है कि डेसर को एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन डेसर रास्ते में ही उसके अटैक को एनालाइज कर लेता है और उसकी डायरेक्शन बदल देता है।
वो जानबूझकर उसे अपने पीछे गिरा देता है। इस वजह से वो खुद और तेज स्पीड से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगता है। उसके सनकीपन को देखकर एजिस्ट भी हैरान थी, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाती। इस रेस का गोल फिनिश लाइन तक पहुंचना था, ना कि एक दूसरे को हराना, और डेसर फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। इसका मतलब इस रेस में जहां उसका मुकाबला एक मैजिक नाइट से था, वहां एक कॉमनर जीत जाता है। लेकिन इस जीत से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो मुड़कर अपने दोस्तों को देखता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे और उसके दोस्तों को और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसने कई लोगों को हरा दिया होता है और उसे ग्रुप एफ का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसका नाम डॉन्टे होता है। वो रोमांटिका को देखकर अजीब सी स्माइल करता है। उधर सारे टीचर्स बात कर रहे होते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी कोई कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं जाने वाला। एक लेडी प्रोफेसर कहती है कि यही बहुत बड़ी बात है कि वो उन कॉमनर्स को एकेडमी अटेंड करने दे रहे हैं। तभी एक बुढ़ा उन सबको शांत करता है। वो बताता है कि एक रिकमेंडेशन आई है जिसमें एक कॉमनर को अल्फा क्लास में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। ये रिकमेंडेशन ब्रिजिट ने दी होती है और जिसे रेकमेंड किया गया है वो डेसर है। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने अपने रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, जहां डेसर को बीटा क्लास असाइन की जाती है। इस पर उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, लेकिन तभी उसकी नजर रोमांटिका पर पड़ती है। रोमांटिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। इसके बाद सब अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच जाते हैं, जहां रोमांटिका अपनी क्लास की हालत देखकर डिप्रेस हो जाती है। मेजर्स को उनके सर्कल्स के हिसाब से रैंक किया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी सबको अपनी रैंक के हिसाब से ही प्लेस किया गया था। अगर तुम अल्फा क्लास में आना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम सर्कल 2 में होना होगा, और इस क्लास में होने का मतलब है कि तुम सब सड़क पर रेंगने वाले कीड़े जैसे हो। मेरा रैंक तो सर्कल 2 है, फिर भी मुझे बीटा क्लास में क्यों डाल दिया गया? वहीं रोमांटिका डेसर को उसी क्लास में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो एक मैजिक नाइट को भी हरा दिया था। तभी डेसर उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसे देखकर रोमांटिका चिढ़ जाती है। आगे डेसर ब्रिजिट से बात करता है। वो ऑर्फनेज में की गई मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। ब्रिजिट उसे बताती है कि वो बाकी टीचर्स को उसे अल्फा क्लास में लाने के लिए कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि वो सब के सब नोबल्स हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ साथ कई स्टूडेंट्स का टैलेंट बाहर नहीं आ पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी दुखी होती है। तभी उसके पास डोनेटा आता है। तुम ही रोमांटिका होगी। मेरा नाम डोनेटा है। मैं जल्द ही क्लास की सबसे पावरफुल पार्टी ब्लू मून ज्वाइन करने वाला हूँ। वहाँ एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स होंगे और मैं तुम्हें अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। रोमांटिका को लगता है कि अगर वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है तो शायद वो अल्फा क्लास में भी जा सकती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूं कि इसके बदले तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर रोमांटिका हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे होते हैं। डोनेटा उसे बताता है कि उसने उसे एंट्रेंस एग्जाम में देखा था और तभी उसे उसकी आंखों से प्यार हो गया था। वो उसे इन घटिया बीटा क्लास के स्टूडेंट्स से दूर रखना चाहता था। रोमांटिका कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन वो हार्मोन से भरा हुआ इंसान उसे एक गिफ्ट दे देता है। ये गिफ्ट सिर्फ उसी को दिया जाता है जिससे वो प्यार करता है। इस मिथिक गॉड रिलिक को देखकर रोमांटिका बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। तभी उसके पीछे डेसर आ जाता है, जिसकी वजह से वो घबराकर नीचे गिर जाती है। मैं भी तुमसे वही पूछने आया था जो नेटा पूछने आया था। रोमांटिका कहती है, उस जैसे लल्लू के साथ कौन डेट पर जाएगा? तुम्हारे साथ तो मैं पैसे लेकर भी डेट पर न जाऊं। मैं तो तुम्हें अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। ये सुनकर डेसर उस पर हंसने लगती है, क्योंकि वो एकेडमी की टॉप पार्टी छोड़कर उसकी 2 कौड़ी की पार्टी क्यों ज्वाइन करेगी? आगे चलकर यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इसके बाद डेसर टेबल पर एक पेपर रखता है। इसे तब पढ़ना जब तुम्हारे पास कोई ना हो। रोमांटिका को लगता है कि उसने इसमें कोई गंदी चीज लिखी होगी, लेकिन डेसर उसे बताता है कि पढ़ने के बाद इस लेटर को जला देना। लेटर पढ़ने के बाद रोमांटिका गुस्से में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि डेसर को ये सब कैसे पता है। जब डेसर वहां से जा रहा होता है तो वो एक लड़के को देखता है जिसका नाम प्राम होता है। जो भी वॉरियर्स उस बैटल में शामिल थे उनमें ये सबसे तेज था और इसे कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। मुझे इसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। तभी उसके पास रोमांटिका आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, डेसर कहता है कि पहले उन्हें प्रैक्टिस मैच देखना चाहिए। रोमांटिका को प्राम बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। वो उसे एक पपी की तरह रखना चाहती है। प्राम अपने वेपन के लिए ग्रेट स्वॉर्ड चूज करता है।
वो बहुत तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका ओपोनेंट बीटा क्लास के चंपू से बात तक नहीं करना चाहता। इसके बाद उनकी फाइट शुरू कर दी जाती है, जहां वो पान थूकने वाला टिंगू प्राम की फाइटिंग एबिलिटीज देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन डेसर जानता है कि वो बिना सोचे समझे बस तलवार को इधर उधर घुमा रहा है। इसके बाद वो फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिस दौरान पान का थूक उसके अटैक को डॉज करता है और अपने अगले अटैक से प्राम की तलवार उसके हाथ से गिरा देता है। इसके बाद उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वो प्राम को पीटने लगता है। ये सब देखकर डेसर उसे बचाने आता है। तुम तो पहले ही जीत चुके थे, तुम्हें अब और क्या चाहिए था? क्या तुम इस बात से चिढ़ रहे हो कि बीटा क्लास में तुमसे ज्यादा टैलेंटेड कोई है? ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो डेसर पर अटैक करता है, लेकिन डेसर अपने हाथ से ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तुम मैच जीत चुके हो, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? पान का थूक वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि वो उसकी शक्ल याद रखेगा। प्राम अपने हाथ पर पट्टी बांधता है और डेसर से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे चोट लगी थी। फिक्र मत करो, मैंने मैजिक का यूज किया था, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। वैसे भी मैं तुम्हें बचाने ही आया था। वहीं रोमांटिका अभी भी उसके प्यारे चेहरे को देखकर पगला रही होती है। आगे प्राइम कहता है कि डेसर ने उसे बचाया है, इसलिए फ्यूचर में जब भी उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी वो जरूर आएगा। इसके बाद डेसर रोमांटिका को एक अकेली सी जगह पर ले जाता है। वहां रोमांटिका उससे पूछती है कि जो उसने लेटर में लिखा है, क्या उसने इस बारे में किसी को बताया है या नहीं। मैं ये बात भला किसी को क्यों बताऊंगा, लेकिन प्रोफेसर्स इस बात को जानते हैं, इसलिए तुम्हें बीटा क्लास में रखा गया है। जब तुम 4 साल की थीं, तुम्हारी फैमिली ने नोबल का टाइटल खरीद लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक कॉमनर का खून है और सारे प्रोफेसर्स तुम्हें वही समझते हैं। लेकिन रोमांटिका को लगता है कि अगर वो नेटा की पार्टी ज्वाइन करती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तुम भूल गई, नेटा कॉमनर्स को गंदी नाली का कीड़ा कह रहा था। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो तुम समझ सकती हो कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करो। हाँ, अगर तुम नहीं करती हो तो मैं अकेले प्राइम के साथ पार्टी बना लूंगा। उस प्यारे पप्पी को सोचकर रोमांटिका खुश हो जाती है, लेकिन उसे डेसर अभी भी काफी अजीब लग रहा था। वो हर वक्त हंसता रहता है और ऊपर से वो उसका सीक्रेट भी जानता है। डेस के दौरान वो बिल्कुल बेफिक्र था, फिर भी उसने एक मैजिक नाइट को हरा दिया। इसके अलावा वो इनवर्स स्पेल का भी यूज कर सकता है, जबकि वो सबसे नीचे वाले सर्कल में है। वो उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके सीक्रेट्स का पता लगा सके। दूसरी तरफ प्राइम एक अजीब सी तलवार को देख रहा होता है। ये तलवार उसे उसकी मां ने दी थी। उसकी मां ने कहा था कि जब तक उसके फादर उनके बारे में सोचते रहेंगे ये तलवार चमकती रहेगी। लेकिन जैसे ही प्राइम उस तलवार को हाथ में लेता है वो टूटने लगती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद डेसर उन दोनों को ब्रिजेट के ऑफिस ले जाता है। ब्रिजेट उससे पूछती है कि वो ये पार्टी क्यों बनाना चाहता है। डेसर बताता है कि वो रैंकिंग सिस्टम का टूर्नामेंट जीतकर अल्फा क्लास में जाना चाहता है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। क्या तुम जानते हो ये कितना मुश्किल होने वाला है? मुझे पता है मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। वहीं प्राइम टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो प्रोफेसर उसे बताती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट में हर ग्रेड के स्टूडेंट्स का रैंक टेस्ट किया जाता है। इस टूर्नामेंट में अल्फा और बीटा दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए पार्टी में 3 से 6 मेंबर्स होने चाहिए। एग्जाम में 2 पार्टियां आपस में लड़ती हैं और जो पार्टी जीत जाती है उसका रैंक ऊपर चला जाता है। लेकिन ज्यादा मेंबर्स होने का मतलब ये नहीं होता कि वही पार्टी जीतेगी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी असेस की जाती है। इस टूर्नामेंट का मकसद ही सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग स्किल्स को टेस्ट करना होता है। जो पार्टी फाइनल राउंड तक पहुंचती है उसे अपने फाइनल मैच के लिए शैडो वर्ल्ड भेजा जाता है। वहां से जो 9 स्टूडेंट्स टॉपर होते हैं उन्हें सिंगल रैंकर्स का टाइटल मिलता है। अगर वो सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो बीटा क्लास से अल्फा क्लास में जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। रोमांटिका को भी लगता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अल्फा क्लास का पावर लेवल उनका काफी ज्यादा होता है। पर यही वजह है कि हमें ये करना होगा। सारे प्रोफेसर्स को लगता है कि बीटा क्लास को सिखाना बेकार है। उन्हें लगता है कि उनमें जरा भी टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर हम तीनों सिंगल रैंकर्स बन जाते हैं तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि वो गलत थे। ब्रिजेट फिर से उन दोनों से पूछती है कि क्या वो डेसर की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो दोनों हाँ कह देते हैं। आगे वो हाई क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने से गुजरते हैं, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो सिर्फ अल्फा क्लास के लिए होती है। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी जाते हैं, जो एक घटिया सा रूम होता है। रूम कम और पुराना खंडहर ज्यादा लगता है।
वहां उनका स्वागत करने के लिए दर्जनों चूहे पहले से मौजूद होते हैं। डेसर कहता है कि उन्हें रूम की सफाई करनी होगी, लेकिन रोमांटिका को चूहों से बहुत डर लगता है। तो डेसर कहता है कि वो फिक्र ना करें, वो सब संभाल लेगा। ये सुनकर रोमांटिका को लगता है कि वो उनके लिए अलग रूम ढूंढने वाला है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस चूहों के बिलों में कपड़ा ठूस दूंगा। कोई रास्ता न देखते हुए उन्हें पूरे रूम की सफाई करनी पड़ती है। इतनी सफाई करके रोमांटिका का रंग ही उड़ जाता है। डेसर कहता है कि अब समय आ चुका है। ये सुनकर रोमांटिका को लगता है कि वो वापस रूम जाने की बात कर रहा है। रूम में बिल्कुल नहीं, अब तो हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मुझे तुम्हारी घटिया पार्टी कभी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए थी। तभी रोमांटिका को याद आता है कि उसका असली गोल क्या है, और वो ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगती है। अरे ओ मैडम, वो एग्जिट है, ट्रेनिंग हॉल तो दूसरी तरफ है। सबसे पहले डेसर रोमांटिका को ट्रेन करना शुरू करता है ताकि वो उसके मैजिक की एक्यूरेसी इंप्रूव कर सके। रोमांटिका कहती है कि उसकी एक्यूरेसी ऑलरेडी काफी अच्छी है और वो काफी मैजिक अटैक्स उसी सर्कल पर करती है। पर डेसर उसे बताता है कि उसे सर्कल पर नहीं बल्कि सर्कल के सेंटर पर अटैक करना होगा, और उसे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि पास्ट में उसने बैटलफील्ड पर ऐसा करके दिखाया था। चिड़ी हुई रोमांटिका को वो और भड़काता है, अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी तो क्यों ना तुम और सफाई करो। ये सब सुनकर रोमांटिका को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाती है। अगली ट्रेनिंग के लिए डेसर रोमांटिका से कहता है कि बॉल को दूसरे सर्कल में डालो। अरे नहीं नहीं मोहतरमा, फेंकने नहीं डालना है। विंड मैजिक तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, तुम्हें हवा को ही कंट्रोल करना है। डेसर ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पहली ही बार में बॉल को मूव कर पाती है। अपनी तारीफ सुनकर रोमांटिका शर्माने लगती है। इसके बाद ब्रैम खुशी खुशी डेसर के पास आता है। उसे लग रहा होता है कि डेसर उसे सॉर्ड फाइटिंग सिखाएगा। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सॉर्ड फाइटिंग पहले ही इतनी अच्छी है कि तुम ये टूर्नामेंट जीत सकते हो। तुम्हें बस इस भारी भरकम तलवार की जगह एक हल्की तलवार यूज करनी है, जैसे कि एक रेपियर। ये सुनकर ब्रैम उसे अपने साथ चलने को कहता है। रोमांटिका की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। ब्रैम डेसर को अपने रूम में ले जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक कॉमनर थी और उसका फादर एक नोबल था जिसने कभी उसकी माँ से शादी नहीं की। उसके फादर ने सिर्फ ये तलवार छोड़कर चली गए। तलवार को देखकर डेसर पहचान जाता है कि ब्रैम इसी वेपन का यूज करता था। आगे ब्रैम बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसे इस तलवार के बारे में पता चला। तब से ही वो इसके साथ हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था ताकि जब वो अपने फादर से मिले तो उन्हें उस पर गर्व हो। लेकिन जब उसकी मां मरने वाली थी तब उन्होंने उससे कहा कि वो अपने फादर से मिलने की कोशिश भी ना करे। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, यहां तक कि वो उनका नाम भी नहीं जानती थी। इस दुनिया में एक नोबल का एक कॉमनर के साथ बच्चा होना शर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर प्रैम अपने फादर से मिलने गया होता तो शायद वो अब तक जिंदा भी ना होता। उसकी मां बस उसे बचाना चाहती थी। प्रैम कहता है कि वो अपने फादर से मिलना चाहता था, इसीलिए उसने हब्रेलियन एकेडमी ज्वाइन की। वो इस तलवार को एक अप्रेजर के पास ले गया ताकि अपने फादर के और करीब महसूस कर सके। लेकिन उसे बताया गया कि ये बिल्कुल आम तलवार है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। उसे लगा था कि उसके फादर उससे प्यार करते थे, इसीलिए ये तलवार छोड़कर गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए प्रैम उस तलवार का यूज नहीं करना चाहता। 3 दिन बाद वो सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। रोमांटिका बॉल को सर्कल के अंदर पहुंचा देती है। ये करके वो बहुत खुश होती है, लेकिन डेसर उसे बताता है कि बॉल अभी भी सर्कल के अंदर टिक नहीं रही, इसीलिए उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी डेसर उसके काफी करीब आ जाता है। रोमांटिका उसका चेहरा देखकर नेटा का दिया हुआ गिफ्ट याद कर लेती है। इसके बाद डेसर प्रैम से पूछता है कि क्या वो उसकी तलवार देख सकता है, लेकिन प्रैम बताता है कि वो तलवार नहीं दे सकता क्योंकि उसने उसे बेच दिया है। इसके बाद प्रैम डेसर को उसी शॉप पर ले जाता है जहां उसने तलवार बेची थी। शॉप के बाहर क्लियरली लिखा होता है कि रिफंड नहीं दिया जाता। प्रैम कहता है कि वो तलवार को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। तुम मुझे एक मौका तो दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी होगी वही करना। जब वो शॉप के अंदर जाते हैं तो एक बड़ा सा आदमी दरवाजा खोलता है। ओए छोटू, तू कल भी यहीं आया था और आज नए लड़के के साथ आ गया। बता, खरीदने आया है या बेचने? मैं उस रेपियर को देखने आया हूं जो इसने कल बेची थी।
तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? बिची हुई चीज वापस नहीं होती। मैं उसे वापस नहीं लेने आया, मैं असल में उसे खरीदने आया हूं। अच्छा, फिर तो ठीक है। वैसे भी इस तलवार की कोई खास वैल्यू नहीं है, पर यह काफी हल्की है। ये कैमोन है ना? ऐसी चीज मैंने पहले भी देखी है। अरे वाह, तुम्हें इसके बारे में पता है। नोबल्स ये उन्हें देते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। ये सुनकर प्रैम समझ जाता है कि उसके फादर ने ये तलवार उसकी मां को प्यार की वजह से दी थी। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो 40 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। 40 सिल्वर कॉइन्स? ये सुनकर प्रैम भड़क जाता है, क्योंकि जब उसने तलवार बेची थी तो उसे सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स मिले थे। डेसर प्रैम को शांत करता है और 40 सिल्वर कॉइन्स देकर तलवार खरीद लेता है। अपने मैजिक से चेक करने पर उसे पता चलता है कि तलवार पर कुछ लिखा हुआ है। डेसर प्रैम को बताता है कि हिल्ट पर एक निशान है, उसे दबाकर तलवार को खींचना होगा। जब प्रैम ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि तलवार के अंदर एक और तलवार है। वो तलवार बहुत ज्यादा चमक रही होती है। ना ही ये सिल्वर है, ना ही आयरन। डेसर बताता है कि ये ब्लैंशियम से बनी है। ये स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पंखों से भी हल्की होती है। इससे हाईएस्ट क्वालिटी वेपन्स यूज किए जाते हैं। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो टकला आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर ये तलवार सच में ब्लैंशियम की है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो डेसर पर अटैक करता है, लेकिन डेसर उसे आसानी से डॉज कर लेता है। जब वो दोबारा अटैक करने आता है, प्रैम उसके सामने आ जाता है। अरे, तुमने तो कहा था कि तुम तलवार को हाथ भी नहीं लगाओगे। अरे वो तो मैं इमोशंस में बह गया था, मजाक कर रहा हूं। टकला प्रैम पर अटैक करता है, लेकिन प्रैम काउंटर करके उसके अटैक को डॉज कर देता है। इसके बाद प्रैम बहुत तेजी से काफी सारे अटैक्स करता है। टकला उसे देख भी नहीं पाता, लेकिन प्रैम के अटैक से सिर्फ हल्की फुल्की कट्स आती हैं। टकला जानबूझकर अपनी तलवार जमीन में फंसा देता है। जब प्रैम उस पर अटैक करने आता है, वो प्रैम को ऐसी लात मारता है कि वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराता है। उससे कहता है कि वो अपने फादर पर भरोसा रखे। तभी प्रॉम देखता है कि उस तलवार पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर वो फिर से खड़ा हो जाता है। मैं नहीं जानता तुम्हें ये पहले से पता था या नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए जरूर जीतूंगा। इसके बाद वो उस टकले की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो प्रॉम पर अटैक करता है, प्रॉम अपनी तलवार से उसके वेपन को काट देता है और फिर अपने अगले अटैक से उसे बेहोश कर देता है। प्रॉम कहता है कि वो इस तलवार की वजह से ही जिंदा है और इन सब के लिए अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन शॉपकीपर बताता है कि वो दरवाजा सिर्फ उस टकले से ही खुल सकता है और अगर वो यहां से जाना चाहते हैं तो उन्हें तलवार यहीं रखनी होगी। लेकिन तभी प्रॉम उस दरवाजे को ही काट देता है। रास्ते में वो कुछ खाने के लिए रुकते हैं और इतना सब कुछ करने के लिए प्रॉम उसका शुक्रिया अदा करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोस्त एक दूसरे के लिए इतना तो करते ही हैं। ये सुनकर प्रॉम इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब आखिरकार उसके पास कोई है जिसे वो अपना कह सकता है। दूसरी तरफ रोमांटिका अभी भी प्रैक्टिस कर रही होती है और आखिरकार वो बॉल को उस सर्कल के बिल्कुल बीच में उतार देती है। इसके बाद वो उसी सर्कल पर काफी सारे अटैक्स बिल्कुल उसके सेंटर में मारने की कोशिश करती है और इस बार भी वो सक्सेसफुल होती है। इसके बाद वो अल्फा क्लास के बाहर खड़ी होती है, जहां थोड़ी देर बाद नीता आता है। उसके बाद वो साथ में खाना खा रहे होते हैं। तुम जरूर यहाँ मेरी पार्टी ज्वाइन करने आए हो, आओ मैं तुम्हें ब्लू मून के बाकी मेंबर्स से मिलाता हूँ। लेकिन रोमांटिका उसका गिफ्ट वापस कर देती है, जिसे देखकर नीता को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। रोमांटिका बताती है कि ऐसा ही है और साथ ही उसने बीटा क्लास की एक पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये सुनकर नीता को लगता है कि उन लोगों ने उसे जरूर डराया होगा, लेकिन रोमांटिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस पार्टी का लीडर उसे काफी अच्छे से ट्रेन करता है और वो इम्प्रूव भी हो रही है। रोमांटिका उसे याद दिलाती है कि उसने कॉमनर्स को कचरे के बराबर कहा था। नीता कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो कचरे के अलावा और कुछ नहीं है। तब रोमांटिका बताती है कि वो भी एक कॉमनर थी। ये सुनकर नीता गंदा सा चेहरा बना लेता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो मजाक कर रही है। आगे रोमांटिका कहती है कि वो पहले एक कॉमनर थी, इसी वजह से हायर रैंक होने के बावजूद उसे बीटा क्लास में रखा गया। लेकिन वो खुश है क्योंकि कम से कम उसकी पार्टी के मेंबर्स उसके जैसे चेहरे नहीं बनाते।
नीता कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि वो एक कॉमनर है तो वो उसे कभी इनवाइट नहीं करता। वहीं रोमांटिका जाते जाते उससे कहती है कि उनकी पार्टी अल्फा क्लास में आने की तैयारी कर रही है, यानी अब से वो दोनों दुश्मन हैं। उसके जाने के बाद नीता बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं कि जब वो बच्चा था, कॉमनर्स ने उसका घर जला दिया था और उसके फादर की एग्जीक्यूशन की डिमांड कर रहे थे। ये सब याद करके नीता कसम खाता है कि वो उन गंदे कॉमनर्स को कुचल कर रख देगा। आगे देजियर की टीम रैंकिंग टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड्स में होती है, जहां रोमांटिका एक ही अटैक में अपने सामने की 5 मेंबर्स की टीम को हरा देती है। इसके बाद एक एक करके वो मैचेस जीतते जाते हैं और धीरे धीरे टॉप 30 में पहुंच जाते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देख ब्रिजेट खुश हो जाती है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि अब सारे स्टूडेंट्स उनके ही टारगेट होंगे। दूसरी तरफ ब्लू मून का इंस्ट्रक्टर एक आर्टिकल देखकर गुस्से में होता है, जिसमें लिखा होता है कि एक पार्टी जिसमें सिर्फ बीटा क्लास के मेंबर्स हैं, वो टॉप 30 में पहुंच चुकी है। और क्या ये पहले लोग होंगे जो बीटा से अल्फा क्लास में जाएंगे? हम उस गंदी चीज को अल्फा क्लास में नहीं आने दे सकते। तुम भले ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, पर ट्रेडिशंस को मेंटेन करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए फाइनल राउंड में तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, ये गंदी नाली के कीड़े टूर्नामेंट से बाहर जाने चाहिए। हम उन्हें सिंगल रैंकर्स नहीं बनने देंगे। इसके बाद वो एजिस्ट से बात करता है। एजिस्ट कहती है कि उसे यकीन है कि वो देजियर को हरा सकती है। एजिस्ट फर्स्ट ईयर ब्लू मून की लीडर है और अपनी जिंदगी की पहली हार का बदला वो जरूर लेगी। इसके बाद पर्सिवल और नटाज एजिस्ट के पास आते हैं। उन्हें लगता है कि वो उसके लीडर बनने के खिलाफ है, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो उसे कुछ और कहना चाहते हैं। पर्सिवल कहता है कि वो प्रॉम को अपने हाथों से कुचलना चाहता है, वहीं नटाज रोमांटिका से लड़ना चाहता था। एजिस्ट उन्हें याद दिलाती है कि अगर वो साथ में लड़ेंगे तो जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन उन्हें अपने बदले के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तो एजिस्ट उनकी रिक्वेस्ट मान लेती है, लेकिन जाते जाते वो उनसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो देजियर को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि देजियर उसका शिकार है। दूसरी तरफ देजियर सोच रहा होता है कि क्या रोमांटिका और प्रॉम अगला स्टेप के लिए तैयार हैं या नहीं, और वो उन्हें बताता है कि वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि फाइनल राउंड के लिए उन्हें कुछ और करना होगा। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाता है और उनके सामने बुक्स रख देता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पढ़ाई करनी होगी। देजियर बताता है कि फाइनल राउंड एकेडमी के बनाए हुए शैडो वर्ल्ड में होगा, जहां हिस्टोरिकल इवेंट्स को दोबारा रिक्रिएट किया जाता है, और अगर वो उन्हें रोकने में कामयाब हो गए तो शैडो वर्ल्ड क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, पर हमें नहीं पता कौन से इंसिडेंट्स आएंगे, इसलिए मैंने बस तुक्के मारकर ये बुक्स निकाली हैं। लेकिन ऑब्वियसली देजियर जानता था कि फाइनल राउंड में क्या होने वाला है। वहीं पढ़ते पढ़ते रोमांटिका देखती है कि प्रॉम देजियर को देख रहा है। ये देखकर वो उसे चिढ़ाने लगती है, अरे क्या इधर प्यार के बुलबुले फूट रहे हैं? तुम्हें देजियर पसंद तो नहीं आ गया? बोलो बोलो। लेकिन जब वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं, एक बुक देजियर के सर पर गिर जाती है। देजियर स्माइल करते हुए कहता है कि उनके लिए बेहतर होगा अगर वो पढ़ाई पर ध्यान दें। इसके थोड़ी देर बाद एजिस्ट देजियर के पास आती है और एजिस्ट काफी सीरियस होती है। और यहीं पर आज के एपिसोड का एंड होता है। आगे आने वाले राउंड्स में दुश्मनी और गहरी होगी और शैडो वर्ल्ड और भी खतरनाक होने वाला है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ।